जिन लोगों ने वीक 1 के सही आंसर दिए हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं वीक 1 के लकी विनर्स। आर यू एक्साइटेड गाइस? आवर फर्स्ट लकी विनर इज वीक 2 के क्वेश्चंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1 इज विच प्रोफेशन डिड मुंशी प्रेमचंद ज्वाइन आफ्टर पासिंग द मैट्रिक एग्जाम। मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद कौन सा पेशा अख्तियार किया? और आपके ऑप्शंस हैं ए टीचर, बी लॉयर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनैद अंजुम ऑफिशियल। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का एक और मशहूर अफसाना कफन। आज हम देखेंगे कि क्यों शराब को उम्मुल खबाइस या बुराइयों की माँ कहा गया है, और ये भी देखेंगे कि शराब नोशी आदमी को किस हद तक गिरा देती है। आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ के मुख्तसरन तारीफ़ के साथ शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद को बचपन ही से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। 1902 में उन्हें इलाहाबाद में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपनी सबसे पहली किताब लिखना शुरू की और उनका सबसे पहला नावल इसरार माबिद बनारस के एक रिसाले में शाये हुआ। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आगे भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। याद रहे, हम आपसे पूछने जा रहे हैं 5 आसान से सवाल जिसका जवाब हमारे प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। प्रीवियस वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के आखिर में लिंक से देख सकते हैं। सही जवाब देने पर 2 लकी विनर्स जीत सकते हैं अमेज़ॉन वाउचर्स वर्थ 500 इंडियन रुपीज़। कफन बाय मुंशी प्रेमचंद। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे, और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया दर्द से बछाड़े खा रही थी, और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। गेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। गेसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव बोला, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंभा था और सारे गांव में बदनाम। गेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो गेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार उसे बेच आता, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी किनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें किनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफत थी, अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीतड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू खोद लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ओक तोड़ लाते और रात को चूसते। गेसू ने इसी जायदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। गेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाल दी थी। पिसाई करके घास छील कर वो सैर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ
अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाने आता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़े में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे डर लगता है। घेसू बोला, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देखो ना। घेसू बोला, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उससे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो उखुल कर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में। घेसू, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा देंगे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब ला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा ही कर लें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म मालूम ना होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे और हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सही नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोग में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते थे। मना करते थे नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते थे। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला। मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहा कुंडली मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घेसू के पास आया और दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आवाज़ारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घेसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गाँव में नहीं रहना चाहते। घेसू ने ज़मीन पर सर रख कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाए? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो जा यहाँ से। लाश घर में रख कर सड़ा, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तो वो करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से ना निकला।
उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रफीकुल कल्ब औरतें आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उससे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। घेसू बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। माधव बोला, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या कसदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गज़क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ प्रेम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाईं, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस तरह इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तर्क कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुनः होगा। माधव ने सर अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे जन्नत ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी वहाँ एक ना एक दिन जाएंगे ही। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे। घेसू, कहेंगे तुम्हारा सर। तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा, मुझे गधा समझा है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुम चट कर गए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो तुम मानता क्यों नहीं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने आपके दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकाता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ ललचाई निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मुसर्रत और वलवले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो जन्नत में जाएगी, दादा जन्नत की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा,
जन्नत में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा, वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठुकनी क्यों नैना झुमकावे ठुकनी, सारा मैखाना मह व तमाशा था। और ये दोनों महकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको अफसाना बहुत पसंद आया होगा। इस वीक के लकी विनर्स का नाम अनाउंस करने से पहले आइए जान लेते हैं लकी ड्रॉ के रूल्स। लकी ड्रॉ के रूल्स को हमने रिवाइज किया है, इसीलिए ध्यान से देख लें। पहला रूल ये है कि लकी ड्रॉ को क्वालिफाई करने के लिए आपके पांचों जवाब सही होने चाहिए और एक आईडी से एक ही एंट्री मानी जाएगी। दूसरा रूल ये है कि आपको अपना आंसर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसी वीडियो के कमेंट में देना होगा, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कंट्री लिखेंगे और उसके बाद अपने आंसर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका आंसर ए सही लग रहा है तो आप Q1 लिखकर ए लिखेंगे। ऑप्शंस की डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप बाकी पांचों आंसर्स लिखेंगे। ये फॉर्मेट आपको इस वीडियो की डिटेल में और पिन किए हुए कमेंट में भी मिल जाएगा। तीसरा रूल ये है कि आपको कमिंग फ्राइडे तक इंडिया की रात 12 बजे से पहले अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट में देना होगा। चौथा रूल ये है कि हम सिर्फ फर्स्ट 100 करेक्ट आंसर को ही लकी ड्रॉ के लिए कंसिडर करेंगे। पांचवा रूल ये है कि 2 विनर्स के नाम अगले संडे को कुरानंदाजी के जरिए शाये किए जाएंगे और विनर्स को 48 आवर्स के अंदर अंदर अपने प्राइस को कलेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। आई होप आपको लकी ड्रॉ के रूल्स समझ गए होंगे। जिन लोगों ने वीक 1 के सही आंसर दिए हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं वीक 1 के लकी विनर्स। आर यू एक्साइटेड गाइस? आवर फर्स्ट लकी विनर इज अनम फिरदौस। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू अनम फिरदौस। अब बारी है हमारे सेकंड विनर की। आर यू रेडी गाइस? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड आवर सेकंड विनर इज अब्दुल माजिद। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों को। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। यू हैव वन अमेजॉन वाउचर वर्थ 500 इंडियन रुपीज़। जो लोग इस बार जीत नहीं सके हैं आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे आपको बहुत सारे चांस मिलने वाले हैं। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन ऑफ वीक 2। वीक 2 के क्वेश्चंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1 इज विच प्रोफेशन डिड मुंशी प्रेमचंद ज्वाइन आफ्टर पासिंग द मैट्रिक एग्जाम। मुंशी प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद कौन सा पेशा अख्तियार किया। और आपके ऑप्शंस हैं ए टीचर, बी लॉयर, सी क्लर्क या डी फार्मर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की सबसे आला तालीमी काबिलियत क्या थी। और आपके ऑप्शंस हैं ए मेट्रिकुलेशन या मैट्रिक, बी इंटरमीडिएट, सी एमए या डी बीए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट रिलेशन वाज काकी टू बुधराम। अफसाने में काकी का बुधराम से क्या रिश्ता था। और आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रैंड मदर या दादी, बी वो माँ थी, सी आंट या चाची थी या डी सिस्टर या बहन थी। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What function was happening at बुधराम्स हाउस। बुधराम के घर में कौन सी तकरीब हो रही थी। और आपके ऑप्शंस हैं क्या बुधराम की सालगिरह थी या बी रूपा की सालगिरह थी, सी या किसी नए घर की तकरीब थी या डी एंगेजमेंट मंगनी या तिलक की तकरीब थी।
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु सीक्रेटली फेड बूढ़ी काकी? बूढ़ी काकी को छुप कर किसने खाना खिलाया? और आपके ऑप्शन हैं ए लाडली, बी बुधराम, सी सर्वेंट, या डी नेबर। I hope you enjoyed the video. Please share, like, subscribe and hit the bell icon.